हेलो बच्चों, और मैं सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, हमने इसके पहले ईएमएफ सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन ये टॉपिक देखा है और आशा करता हूं कि सब लोगों ने वो देखा भी होगा। उसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, जो भी उस पर पूछे जाते हैं वो सवाल सॉल्व करने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने लिया है, जिसमें हमने सिलेक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ये देखा है। टॉप मोस्ट वाले एलिमेंट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है। जिस तरह का हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए उस तरह से हमें ईएमएफ सीरीज से सिलेक्ट करते आएगा। पावरफुल चाहिए जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर जाओ, मॉडरेट चाहिए तो थोड़ा सा नीचे आओ, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए तो नीचे जाओ। दूसरा था सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम ईएमएफ सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। अगर आपको पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो बॉटम में जाना पड़ेगा, मॉडरेट चाहिए तो ऊपर जाना पड़ेगा, एंड बहुत ही माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर है, क्योंकि वो सबके नीचे है, उसका एसओपी सबसे ज्यादा है, एसआरपी सबसे कम है। उसके बाद हमने देखा हाउ टू कैलकुलेट E0 सेल। अगर हमें कैथोड मटेरियल मालूम है, एनोड मटेरियल मालूम है, तो हमें E0 सेल कैलकुलेट करते आएगा बाय यूजिंग द फार्मूला E0 सेल इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। उसके बाद हमने देखा कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की फिजिबिलिटी, कौन सा मेटल किसे डिस्प्लेस करेगा। तो हमारा कंक्लूजन था कि द मेटल्स हैविंग लोअर एसआरपी वैल्यू कैन डिस्प्लेस एनी अदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन हैविंग हायर एसआरपी वैल्यू। मतलब नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल कटायन को उसके सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। लेकिन ऊपर वाला मेटल एटम नीचे वाले मेटल कटायन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। फिर हमने नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट देखी। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली उल्टा है मेटल के डिस्प्लेसमेंट के तुलना में। ऊपर वाला नॉन मेटल नीचे वाले सारे नॉन मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। अब नॉन मेटल जनरली क्या तैयार करते हैं, अनायन, इसलिए हमने जनरलाइज स्टेटमेंट बनाया था कि एनी नॉन मेटल व्हिच इज प्रेजेंट अबव इन ईएमएफ सीरीज कैन डिस्प्लेस एनी अदर नॉन मेटल अनायन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन प्रेजेंट बिलो इट इन ईएमएफ सीरीज। तो ऊपर वाला नॉन मेटल का एटम नीचे वाले नॉन मेटल के अनायन को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन नीचे वाला नॉन मेटल का एटम ऊपर वाले नॉन मेटल अनायन को डिस्प्लेस नहीं करता। तो एग्जैक्टली मेटल के उल्टा है नॉन मेटल के लिए, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि वेदर द रेडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, ये भी हम ईएमएफ सीरीज से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर E0 सेल पॉजिटिव आया तो गिवन सेल रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस, और नेगेटिव आया तो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इस तरह से हम स्पॉन्टेनिटी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, हम डिजायर्ड ईएमएफ वाली सेल भी बना सकते हैं ईएमएफ सीरीज का अगर नॉलेज है तो। हमें जितना ईएमएफ चाहिए उतना ईएमएफ डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वाला कैथोड एंड एनोड चूज कर लो ईएमएफ सीरीज से और फिर सेल बना दो, आपको डिजायर्ड ईएमएफ वाली सेल मिल जाएगी। उसके बाद हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर गिवन मेटल गेट डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट एसिड विथ इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस और नॉट। तो हमारा ये कंक्लूजन रहा है कि द मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन इन ईएमएफ सीरीज, दैट इज मेटल्स हैविंग नेगेटिव एसआरपी वैल्यू, डिसॉल्व्स रेडिली in a dilute acid like dilute HCl or dilute H2SO4 with evolution of H2 gas. But for this conclusion हमने कंडीशन डाली थी acids must be non oxidizing, HCl H2SO4 non oxidizing acid है। लेकिन अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे HNO3 की बात करते हैं तो फिर वहां पे क्या होगा, तो जिस मेटल की एसआरपी नेगेटिव है, मतलब जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे है वो HNO3 में डिसॉल्व जरूर होता है, मेटल नाइट्रेट तैयार होते हैं, लेकिन वहां पे कोई H2 गैस तैयार नहीं होता, क्योंकि वहां इन प्रिफरेंस टू H पॉजिटिव आयन कौन रिडक्शन में जल्दी जाता है, कौन जाता है जल्दी वहां पे, NO3 नेगेटिव आयन रेडिली रिडक्शन में जाता है, क्योंकि NO3 नेगेटिव आयन की रिडक्शन में जाने की क्षमता H पॉजिटिव आयन से ज्यादा है। इसलिए नेगेटिव एसआरपी वाले मेटल अगर आप डाइल्यूट HNO3 में डालते हो तो वहां पे मेटल नाइट्रेट तैयार होगा, मेटल डिसॉल्व होगा, लेकिन H2 गैस तैयार नहीं होगा। H2 गैस के बदले में हमें वहां पे H2O मिलेगा एंड NO3 नेगेटिव वहां पे रिड्यूस होगा। तो ये सवाल पूछा जाता है, व्हेन metals having negative SRP value are added to nitric acid
देन विच स्पेसीज अंडरगो रिडक्शन, तो आपको वहां पे याद से लिखना पड़ेगा NO3 नेगेटिव अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, समझ में आया, और इसका कारण भी मैंने बताया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोजेनिक सेल तैयार की, तो हमें मालूम है हाइयर एसआरपी वाला इलेक्ट्रोड हमेशा कैथोड का रोल प्ले करेगा एंड लोअर एसआरपी वाला इलेक्ट्रोड हमेशा एनोड का रोल प्ले करेगा। तो व्हेन वी कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रोजेनिक सेल देन द इलेक्ट्रोड हैविंग हाइयर एसआरपी ऑलवेज एक्ट्स एज अ कैथोड एंड द इलेक्ट्रोड हैविंग लोअर एसआरपी ऑलवेज एक्ट्स एज अ एनोड। फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसके साथ कपल किया जाए, तो मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे इलेक्ट्रोड क्या है, रिवर्सिबल है, मतलब दे एक्ट्स एज अ कैथोड एज वेल एज एनोड, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड विथ व्हिच दे आर कपल्ड। लेकिन दो ही इलेक्ट्रोड मैंने आपको इरिवर्सिबल बोले थे, फ्लोरीन एंड लिथियम। Fluorine always acts as a cathode, it never acts as a anode, and lithium always acts as anode, it never acts as a cathode। किसी के भी साथ कपल करो लिथियम एनोड ही रहेगा। तो लिथियम एंड फ्लोरीन के इलेक्ट्रोड इरिवर्सिबल है बिकॉज दे एक्ट्स एज अ कैथोड एंड एनोड ओनली रिस्पेक्टिवली, बराबर है। बाकी बीच में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे इलेक्ट्रोड क्या है, रिवर्सिबल है। डू यू गॉट इट? SHE बीच में ही आता है, इसलिए वो कभी कैथोड तो कभी एनोड का रोल प्ले करेगा। व्हेन SHE एक्ट्स एज अ कैथोड, तो SHE कैथोड के जैसा काम कब करेगा, तो व्हेन SHE इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड हैविंग नेगेटिव SRP वैल्यू देन SHE एक्ट्स एज अ कैथोड। तो नेगेटिव SRP वाले मेटल के साथ, एलिमेंट के साथ जब मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कपल करूंगा तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का रोल प्ले करेगा। एंड अगर मैं SHE को पॉजिटिव SRP वाले एलिमेंट के साथ कपल करूंगा तब SHE एनोड का काम करता है, ये भी हमने देखा है, बराबर है। नो एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लिथियम फ्रॉम इट्स कंपाउंड बट लिथियम कैन डिस्प्लेस ऑल मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड। दूसरा स्टेटमेंट बनाया था, नो नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस फ्लोराइड आयन फ्रॉम इट्स कंपाउंड बट फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ऑल नॉन मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड। तो इसके हमने कुछ रिएक्शन भी देखी थी एज एग्जाम्पल, बराबर है। अब एक और एप्लीकेशन रहा था कि कौन से सॉल्यूशन को हम किस कंटेनर में रख सकते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन हमें प्रिजर्व करना है तो सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैविंग लोअर एसआरपी वाले मेटल का सॉल्यूशन अगर हमें प्रिजर्व करना है तो कैन बी प्रिजर्व इन मेटल कंटेनर हैविंग हायर एसआरपी। मतलब नीचे वाले मेटल के सॉल्यूशन को आपको सेफली स्टोर करना है तो आपको ऊपर वाले मेटल का कंटेनर यूज करना पड़ेगा, बराबर है। जैसे कि मैं कॉपर सल्फेट को सेफली प्रिजर्व करना चाहता हूं तो उसे मुझे किस में रखना पड़ेगा, सिल्वर में। सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आखिरी तक कॉपर सल्फेट का ही रहेगा, नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स देयर, इसलिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन सेफ रहेगा। लेकिन वही मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को अगर आयन के कंटेनर में प्रिजर्व करूंगा तो क्या होगा भैया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को मैं अगर आयन के कंटेनर में रखूंगा तो क्या होगा, तो EMF सीरीज में आयन नीचे है एंड कॉपर ऊपर है, तो नीचे वाला मेटल का एटम ऊपर वाले मेटल के कटायन को उसके सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। मतलब CuSO4 फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू FeSO4 एंड सॉलिड कॉपर, पूरा कॉपर सल्फेट डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब किसी भी सॉल्यूशन को हमें सेफली प्रिजर्व करना है तो लोअर SRP वाले मेटल नहीं चलते, कौन से मेटल चलते हैं, हाइयर SRP वाले। तो एनी मेटल सॉल्यूशन कैन बी सेफली प्रिजर्व इन अ मेटल कंटेनर हैविंग हाइयर SRP। Metals having lower SRP cannot be used as a container to preserve a given metal solution। तो ये एक एप्लीकेशन अपना कल रह गया था वो भी आज हो गया। तो ये सारे एप्लीकेशंस है भाइयों। आप अब इस टॉपिक को देखने के बाद, बराबर है, नोट्स पढ़ने के बाद आपने क्या करना चाहिए, टॉपिक वाइज MCQs वाला बुक लेना चाहिए और उसमें के MCQs सॉल्व करके लेना चाहिए। जो जो MCQs आते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन जो MCQs नहीं आया, क्यों नहीं आया, सर ने टॉपिक लिया कि नहीं लिया, और लिया हो तो अपने को क्यों नहीं आ रहा है, तो ये सब कुछ हमें मालूम होना चाहिए। तो वो आप MCQ का स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल पर भेज सकते हैं और मैं आपको तुरंत, हो सके तो तुरंत, नहीं तो 3-4 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर, मतलब उस दिन में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मैं उतना ट्राई करूंगा आपके लिए।
तो आपको ऐसी कोई डिफिकल्टी आती है तो बच्चों आप क्या करना चाहिए, आपने उस क्वेश्चन का मतलब कर भी रहा हूं मैं, कुछ कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं उनको आंसर नहीं दे पाता तो मैं किसी दूसरे काम में बिजी होता हूं, वीडियो एडिटिंग है कुछ है इसलिए, नहीं तो मैं जब भी मेरे को एमसीक्यूज दिखते हैं तो मैं फ्री होता हूं तो तुरंत आंसर देता हूं। आपको अनुभव भी आया होगा, एक आध बार लेट होता हूं, एक आध बार तुरंत आंसर मिल जाता है। तो आप भरोसा रखिए, आप मुझे वो एमसीक्यू का स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बारे में आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, हमने आज तक 23 लेक्चर लिए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर और इसमें हमने ईएमएफ सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन तक का पार्ट कंप्लीट किया है। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो थियोरेटिकल है एंड थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल भी है, लेकिन अब कंसेप्चुअल पार्ट कम है, बराबर है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपने एक बार भी देखे अच्छे से तो आप इसके ऊपर के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। अब मेमोरी बेस्ड सवाल जो है इस टॉपिक पर ज्यादा आते हैं, कंसेप्चुअल सवाल कम और मेमोरी बेस्ड सवाल इस टॉपिक पर ज्यादा आते हैं, इसलिए ये बोर्ड में भी ज्यादा टारगेट किया जाता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे तो इस टॉपिक पर ज्यादा पूछे जाते हैं, अब जो हम लेने वाले हैं उस पर, बराबर है। ये थियोरेटिकल टॉपिक आपको एक बार दो बार पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट्स में उसे अंडरलाइन करना है, और जब आप दूसरी बार उसे पढ़ने जाओगे तो अंडरलाइन पॉइंट फटाफट आपको दिख जाएंगे, तो आप फिर अपने ओन वर्ड्स में क्या कर पाओगे, इन सारे टॉपिक्स को नैरेट कर पाओगे, डिस्क्राइब कर पाओगे। इसलिए ये बहुत ही आसान टॉपिक है और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इस पर बनते हैं और बहुत सारे सवाल अब तक एग्जाम में आ भी गए हैं, लेकिन वो आराम से आपको उसके आंसर आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा दिमाग दुखाने की जरूरत नहीं है, बराबर है। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अब अपने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्योरेटिकल पार्ट को। इसमें हमें अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की पहचान करवानी है, उसके बाद हमें अलग अलग सेल्स दी हुई है, और उसके बाद हमें लास्ट टॉपिक लेना है कौन सा, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये सारे टॉपिक जो है अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो है एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इसमें हम प्राइमरी रेफरेंस एंड सेकेंडरी रेफरेंस दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे। अब हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड को स्टडी किया है। The electrodes whose potentials are exactly known or arbitrarily fixed and whose potentials are easily reproducible are called as reference electrode। तो इस तरह से हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड को क्लासिफाई किया था, डिफाइन किया था। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का और दो क्लास में हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड को क्लासिफाई किया था, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज आर्बिटरीली फिक्स्ड इज कॉल्ड एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसका एकमात्र एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका पोटेंशियल इतना कम है कि उसको हमने आर्बिटरीली क्या समझ लिया है, जीरो। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका एब्रीविएशन है SHE, ये हमारा प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं ये भी आपको पता चला है। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज आर्बिटरीली फिक्स इज कॉल्ड एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसका एकमात्र एक एग्जांपल है कौन सा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखना है। आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैंने ये पॉइंट वाइज यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है, पॉइंट्स भी लिखे हैं, मतलब आप भी इसी तरह से लिखोगे तो बोर्ड में आपको मार्क्स भी मिलेंगे। और एक पॉइंट अपन गिना रहे, ईच एंड एवरी पॉइंट बारकाई से मैं लेने वाला हूं, ताकि आपको नीट में और IIT JEE में भी इसके सारे पॉइंट्स आएंगे, याद आएंगे, और आप उसके सारे MCQ सॉल्व कर पाओगे। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड को। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये अपना प्राइमरी रेफरेंस है। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, अभी अभी हमने देखा है, बराबर है। द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज आर्बिटरीली फिक्स्ड इज कॉल्ड एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसका कुल तो एक एग्जांपल है हमारे पास SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो बच्चों, SHE बेसिकली गैस इलेक्ट्रोड है। हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में देखा है, the electrode which consists of gas in equilibrium with solution of its own ion in presence of inert electrode like platinum is called as gaseous electrode। तो SHE हमारा गैसियस इलेक्ट्रोड है, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे,
the electrode which consists of pure and dry hydrogen gas which is in equilibrium with solution containing its own ion having unit activity at 298 Kelvin temperature is called as standard hydrogen electrode. तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रोड इन विच प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस is bubbled about platinized platinum plate at 298 Kelvin temperature in 1 molar HCl solution. तो इस तरह से हम SHE को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. और यहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या रहेगा, हमें कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी. तो सारी कंडीशंस हमें मेंशन करनी पड़ेंगी डेफिनेशन में. तो हाउ कैन वी डिफाइन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? It is an electrode in which pure and dry hydrogen gas is bubbled about platinized platinum plate at 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin temperature through a solution containing 1 molar H positive ions. देखो, हमें 1 मोलर एसिड का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें ऐसा एसिड का सॉल्यूशन चाहिए जिसमें H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो. मतलब HCl लोगे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा 1 मोलर HCl. अगर आप H2SO4 लेते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 0.5 मोलर H2SO4 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोलर H2SO4 2 मोल H पॉजिटिव आयन तैयार करते हैं, मतलब वो 2 मोलर इन H पॉजिटिव आयन होगा. इसलिए हम HCl सॉल्यूशन ही नाम ले लेंगे यहाँ पे. तो इसकी डेफिनेशन बच्चों आपको अच्छे से करते आनी चाहिए. इट इज एन इलेक्ट्रोड इन विच प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड अबाउट प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर थ्रू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर H पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. जब भी कभी हम सिंगल इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एज अ कैथोड. इसलिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किया H पॉजिटिव एंड 1 मोलर ऑब्लिक H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर कॉमा प्लैटिनम. तो इसका रिप्रेजेंटेशन है और हमने इसे रिप्रेजेंट किया है एज अ कैथोड. अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल में हमें शॉर्ट में क्या करना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है SHE को. तो SHE क्या है, तो ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है. एंड भाई हमने बताया था कि सारे इलेक्ट्रोड्स इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है सिवाय 2 के, फ्लोरीन एंड लिथियम. तो ये बीच में आता है, इसलिए ये क्या होगा, इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है. तो प्रिंसिपल में हम शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, SHE इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एंड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड. अब हमें कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है. कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, तो डायग्राम अगर आपको निकालते आती है तो आप एक एक पॉइंट को कंस्ट्रक्शन में पॉइंट वाइज लिखिएगा, मतलब आपको कंस्ट्रक्शन के भी सारे पॉइंट्स लिखते आएंगे, लेकिन उसके लिए डायग्राम आनी जरूरी है. और डायग्राम की 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बोर्ड में जब SHE पर सवाल आएगा तो 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए आएगा, तो उसमें डायग्राम को भी मार्क्स होंगे, डायग्राम निकालनी पड़ेगी. तो ठीक है, तो इस तरह से हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHE को देख सकते हैं. तो अभी तक हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड देखा, SHE की डेफिनेशन देखी, बराबर है. प्रिंसिपल में हमने 2 पॉइंट्स देखे कि SHE इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एंड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड. कंस्ट्रक्शन में जो डायग्राम में दिखेगा वो बताते जाओ. अब ऐसा जरूरी नहीं कि नोट्स में जो पॉइंट्स है उसी सीक्वेंस में लिखना है, आप जिस तरह से चाहो उस तरह से लिखो. अपने 1 वर्ड्स में लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देखो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख सकते हैं. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ outer glass jacket which has inlet at the top for pure and dry hydrogen gas at 298 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure, and it has perforated bottom. Perforated bottom मतलब बॉटम में जो वॉल होगी उसे छोटे छोटे होल्स होंगे, परफोरेटेड होगी वो, यानी कि एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन यहां से क्या होगा, एस्केप हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. तो इट कंसिस्ट ऑफ आउटर ग्लास जैकेट विच हैज एन इनलेट एट द टॉप फॉर प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इट हैज नंबर ऑफ आउटलेट्स. इट हैज अ परफोरेटेड बॉटम सो दैट एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन कैन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. सेकेंडली, this outer glass jacket consists of glass tube which is fused with platinum wire. One end of the platinum wire is kept free. It can be used to connect with another electrode.
बराबर है। तो इस प्लैटिनम वायर का एक एंड फ्री है और इस एक एंड को हम दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अनदर एंड ऑफ द प्लैटिनम वायर इज कनेक्टेड टू प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट। तो ये प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट है। देखो बच्चों, प्लैटिनम प्लेट जो है वो बहुत छोटी होती है क्योंकि बहुत महंगा है प्लैटिनम। बड़ी प्लेट लेंगे तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो हम छोटी सी ही प्लेट लेते हैं और उसके सरफेस को रफ बना देते हैं बाय कोटिंग प्लैटिनम ब्लैक ऑन इट। जब हम प्लैटिनम प्लेट का सरफेस रफ बना देते हैं बाय कोटिंग प्लैटिनम ब्लैक, तो क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रिएक्शन फिर सिग्निफिकेंट अमाउंट में होती है। तो इसलिए हमें प्लैटिनम प्लेट को प्लैटिनाइज करना पड़ता है, उस पर प्लैटिनम ब्लैक को कोट करना पड़ता है ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़े और रिएक्शन सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में हो और यहाँ पे सिग्निफिकेंट पोटेंशियल डेवलप हो। अब प्लैटिनम की प्लेट हम बड़ी सी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए फिर खर्चा भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए हमारा ये ड्रॉबैक है कि हमें छोटा सा ही प्लैटिनम प्लेट है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमने इसे कोट किया प्लैटिनम ब्लैक से, जो मैंने इस लाइन से दिखाया है। तो one end of the platinum wire is connected to the platinized platinum plate and another end is kept free to couple it with another electrode। बराबर है। Small quantity of mercury is kept at the bottom of glass tube for good electrical contact। तो आपको सवाल इस पर पूछा जाता है, in SHE mercury is used for what purpose, for which purpose। तो यहाँ पे mercury का सिर्फ एक ही यूज है, वो यानी गुड इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाना, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाना। तो यहाँ पे ये जो ग्लास ट्यूब है, जो ग्लास जैकेट के अंदर हमने रखी है, उसके एंड में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मर्क्यूरी हमने रखा है फॉर गुड इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। तो one end of the platinum wire is connected to platinized platinum plate, another end is kept free to couple with another electrode। This glass tube consists of small quantity of mercury for good electrical contact। This whole glass jacket assembly is then immersed in 1 molar HCl solution। तो इस तरह से हमारा HCl सॉल्यूशन में ये हमने आउटर ग्लास जैकेट डुबा के रख दिया है। इस तरह से हमारा SHE अब काम करने के लिए रेडी हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स जैसे डायग्राम में हमने नाम दिए हैं, बराबर है, उसके ऊपर से हम कंस्ट्रक्शन में एक एक पॉइंट लिख सकते हैं। बहुत आसान है ये कंस्ट्रक्शन लिखना, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ये है उसका कंस्ट्रक्शन। डायग्राम पहले निकालो, कंस्ट्रक्शन बाद में निकालो, मतलब आसान जाएगा। अब वर्किंग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिंगल इलेक्ट्रोड है ये, और सिंगल इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन गैस को जब मैं H पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में लाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक प्लैटिनम, गैस इलेक्ट्रोड है तो सपोर्टिव इलेक्ट्रोड की जरूरत है, तो प्लैटिनम का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। तो देखो हमने सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन देखी है बच्चों। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन प्रेजेंट अराउंड इट एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमें वर्किंग में क्या बताना है कि हाउ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्स ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो देखो हम क्या करेंगे, हमारा प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस का रिजर्वायर होगा, हम नॉब को खोल देंगे, प्रेशर गेज होगा वहां पे। प्रेशर गेज में हम प्रेशर कितना मेंटेन करेंगे, बराबर 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस का कितना है, 298 केल्विन। तो हम अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर कंडीशन पर इस इनलेट से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे। हाइड्रोजन गैस इस आउटर ग्लास जैकेट में जमा होगा, कलेक्ट होगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इस सॉल्यूशन में पास होगा। जब हाइड्रोजन गैस इस सॉल्यूशन में पास होगा तो यहाँ पे प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट है, और प्लैटिनम ट्रांजिशन मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल की खासियत है कि उनके डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं, और उसकी वजह से वो एडसॉर्प्शन फिनोमिनन दिखाते हैं। तो जो हमने प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस बबल किया उसमें से कुछ गैस क्या होगा, इस प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट पर एडसॉर्ब होगा। अब देखिए क्या होगा, शुरुआत में पूरी प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट खाली है, पूरा सरफेस एरिया अवेलेबल है एडसॉर्प्शन के लिए। हाइड्रोजन गैस आया, एडसॉर्ब हुआ, हाइड्रोजन गैस आया, एडसॉर्ब हुआ। ऐसा करते करते पूरा का पूरा एरिया प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट का हाइड्रोजन गैस से ढक जाएगा, पूरा हाइड्रोजन उस पर एडसॉर्ब हो जाएगा। अब जैसे जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की भीड़ उस प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट पर बढ़ेगी तो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे,
और रिपेल करने की वजह से उनका डिसॉर्प्शन होने का रेट बढ़ेगा, मतलब प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट से निकल जाने का रेट बढ़ेगा। शुरुआत में क्या था, पूरी प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट खाली थी, इसलिए रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा था, जो भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आता था एडसॉर्ब होता था। बाद में हाइड्रोजन गैस की भीड़ बढ़ते गई, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ रहे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने की वजह से हाइड्रोजन गैस का यहां से निकल जाने का रेट बढ़ेगा, इसे बोलते हैं रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। तो इन द बिगिनिंग व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू दिस असेंबली, हाइड्रोजन गैस गेट एडसॉर्ब ऑन अ प्लैटिनम प्लेट. In the beginning, rate of adsorption is more, and with time it goes on decreasing. With time, rate of desorption goes on increasing. तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा भाई, एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बढ़ते जा रहा है. तो आफ्टर सम टाइम रेट ऑफ एडसॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. जब रेट ऑफ एडसॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन एग्जैक्टली सेम बनेगा तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा. किसके बीच में, गैसियस हाइड्रोजन एंड एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन. तो in the beginning rate of adsorption goes on decreasing as surface area get more and more covered. Rate of adsorption decreases and rate of desorption increases. सम टाइम होने के बाद दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे और हमें मालूम है व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन बिकम्स इक्वल देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. तो इस तरह से एडसॉर्ब हाइड्रोजन गैस में एंड गैसियस हाइड्रोजन गैस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा. मतलब नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल एडसॉर्ब ऑन प्लैटिनम प्लेट की संख्या फिक्स रहेगी समय के साथ. डू यू गॉट इट बच्चों? तो समय के साथ इस प्लैटिनम प्लेट पर जो मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हुए हैं उनकी संख्या क्या रहेगी, कांस्टेंट. क्योंकि एक मॉलिक्यूल एडसॉर्ब होगा तो एक चला जाएगा, 10 मॉलिक्यूल एडसॉर्ब होंगे तो 10 चले जाएंगे. मतलब प्लैटिनम प्लेट पर एडसॉर्ब हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल की संख्या कांस्टेंट रहने लगेगी. अब ऐसे कंडीशन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद अब H2 गैस एंड H पॉजिटिव आयन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे. अब हमने नर्स थ्योरी भी देखी है. नर्स थ्योरी में क्या बताया गया कि when an electrode is dipped in a solution of its own ion, then two processes occur simultaneously. De-electronation मतलब ऑक्सीडेशन, उसको नर्स ने क्या कहा था, de-electronation. और साइमल्टेनियसली वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेशन भी होता है. तो when any electrode is kept immersed in a solution of its own ion, there occurs always the two processes named as de-electronation and electronation. अब de-electronation इलेक्ट्रोनेशन का मतलब आपको मालूम है, वो बताने के लिए मैं यहाँ पे मतलब टाइम पास नहीं करेंगे हम उसमें. बताया. अब H2 गैस एंड H पॉजिटिव आयन एक दूसरे के कांटेक्ट में आए. अब H2 गैस ऑक्सीडाइज होके H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. जब H2 गैस ऑक्सीडेशन में जाएगा तो H पॉजिटिव आयन तैयार करेगा और H पॉजिटिव आयंस पानी में चले जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में चले जाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन इस प्लैटिनम प्लेट पर जमा हो जाएंगे. और इस इलेक्ट्रॉन के जमा होने की वजह से प्लैटिनम प्लेट पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. लेकिन एट द सेम टाइम नर्स का कहना है कि सॉल्यूशन के H पॉजिटिव आयन प्लैटिनम प्लेट पर के इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में भी कन्वर्ट हो जाएंगे. मतलब यहाँ पे डी इलेक्ट्रोनेशन भी हो रहा है एंड इलेक्ट्रोनेशन भी हो रहा है. बराबर है. डी इलेक्ट्रोनेशन को हमने पीएस कहा था एंड इलेक्ट्रोनेशन को हमने पीओ ऑस्मोटिक प्रेशर कहा था. तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे साइमल्टेनियसली चलेगी. बराबर है. लेकिन H2 गैस एंड H पॉजिटिव आयन इनकी स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं है. इनमें से एक ज्यादा स्टेबल है और एक क्या है, अनस्टेबल है. H2 गैस के तुलना में H पॉजिटिव आयंस थोड़े से स्लाइटली ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ स्मॉल आयनिक साइज एंड लार्ज चार्ज डेंसिटी. तो H पॉजिटिव आयंस पानी में हाईली सोल्यूबल है, हाईली हाइड्रेटेड हो जाएंगे वो, और हाईली हाइड्रेटेड होने की वजह से पानी में H पॉजिटिव आयन स्टेबलाइज है. H2 गैस के तुलना में स्लाइटली H पॉजिटिव आयंस क्या है, थोड़े से ज्यादा स्टेबल है. इसलिए जब H2 गैस इक्विलिब्रियम में आएगा H पॉजिटिव आयन के साथ तो डी इलेक्ट्रोनेशन की टेंडेंसी स्लाइटली ज्यादा है. किससे,
इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी के तुलना में। मतलब H2 गैस ऑक्सीडेशन में ज्यादा जाएगा एंड H पॉजिटिव आयन रिडक्शन में थोड़े से जाएंगे। मतलब एज अ रिजल्टेंट वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? वेरी वेरी स्मॉल डी इलेक्ट्रोनेशन, वेरी वेरी स्मॉल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकर्स देयर। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा कि जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा H पॉजिटिव एंड H2 गैस के बीच में, तो वहां पे दोनों प्रोसेसेस होती है, लेकिन हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी निग्लिजिबली ग्रेटर है देन टेंडेंसी ऑफ H पॉजिटिव आयन टू अंडरगो रिडक्शन। इसलिए नेट रिजल्टेंट रिएक्शन क्या रहेगी? वेरी वेरी स्मॉल ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहेंगी। मतलब बहुत ही कम H2 गैस के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे और H पॉजिटिव आयन बनकर सॉल्यूशन में चले जाएंगे और जाते जाते उन्होंने लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन इस प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट पर जमा करेंगे। मतलब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इस प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट पर क्या होगा? वेरी वेरी फ्यू negatively charged electrons get accumulated। बराबर है? At equilibrium, due to negligible tendency of hydrogen to undergo oxidation, very few electrons get accumulated on a platinum plate, and that's why hydrogen electrode bears a very 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 small negative charge। बहुत ही स्मॉल नेगेटिव चार्ज है ये, और इसलिए हमने उस पोटेंशियल को आर्बिट्ररीली कितना कंसीडर कर लिया है? 0। बहुत ही कम पोटेंशियल डेवलप होता है। अब देखो, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ, ऑक्सीडेशन से डेवलप होने वाले पोटेंशियल को अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम हम क्या करते हैं? नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमें जो भी पोटेंशियल लिखना है वो एसआरपी में लिखना है। अब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड पे तो पोटेंशियल डेवलप हुआ है ऑक्सीडेशन से, तो वहां पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। लेकिन हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को तो यूज ही नहीं करते, हम यूज करते हैं किसको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। तो यहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज नहीं करते आता, रिप्रेजेंट नहीं करते आता, इसलिए हम क्या करेंगे? एसआरपी रिप्रेजेंट करेंगे। तो निग्लिजिबल नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा एसएचई पर, जिसे हम आर्बिट्रली कितना कंसीडर कर लेते हैं? 0। बराबर है? तो इस तरह से ड्यू टू स्लाइट डिफरेंस इन डी इलेक्ट्रोनेशन एंड इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी ऑफ वेरी वेरी स्मॉल नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप्स ऑन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वेरी वेरी स्मॉल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप्स ऑन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा? वेरी वेरी स्मॉल नेगेटिव पोटेंशियल या वेरी वेरी स्मॉल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप्स व्हिच इज आर्बिट्ररीली टेकन एज 0। तो इस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर 0 पोटेंशियल डेवलप होता है, क्योंकि इन दोनों प्रोसेस के बीच में नेग्लिजिबल डिफरेंस है। बराबर है? मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन एंड इलेक्ट्रोनेशन लगभग माइनर सा फर्क है इसमें, इसलिए ये थोड़ा बहुत पोटेंशियल डेवलप होता है। हमें पूछा जाता है कि इन एसएचई व्हिच पोटेंशियल डेवलप्स ऑन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नीचे रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, none of these cannot be predicted। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। which potential develop on SHE, तो नीचे ऑप्शन होगा पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, बोथ ऑफ दीज कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। तो आपका आंसर होगा नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि आपको एसआरपी ही यूज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। इसलिए मैंने कहा कि एसएचई पर वेरी वेरी स्मॉल नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है, वेरी वेरी स्मॉल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होता है। तो इस तरह से जब मैं इस आउटर ग्लास जैकेट को 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डिप करता हूं तो ये सारी प्रोसेस होती है, और यहाँ पे फिर डिफरेंस इन डी इलेक्ट्रोनेशन एंड इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी की वजह से वेरी वेरी स्मॉल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कंडीशन स्टैंडर्ड है इसलिए इसे बोलेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आपको डेफिनेशन याद है, इट इज एन इलेक्ट्रोड इन विच प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड अबाउट प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट at 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin temperature through a solution containing 1 molar H positive ions। देखो हमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार नहीं चाहिए, हमें H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार चाहिए। हमने 1 मोलार HCl लिया,
तो ये 1 मोल H पॉजिटिव आयन तैयार करेगा। तो इस तरह से हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड में पहला एग्जांपल देख चुके हैं SHE का, उसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, उसकी डायग्राम एंड उसका फिर वर्किंग, हाउ पोटेंशियल डेवलप्स ऑन SHE, ये भी अब हमें मालूम हो गया। अब SHE को हम यूज करेंगे तो क्या उसके कुछ बेनिफिट्स है, क्या उसके कुछ ड्रॉबैक्स है, तो हमें इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी मालूम होने चाहिए, बराबर है। इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब SHE का लास्ट पार्ट हमें देखना है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ SHE। तो इसमें हम सबसे पहले मेरिट्स देखेंगे। तो पहला मेरिट ये है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर बहुत ही नेग्लिजिबल पोटेंशियल डेवलप होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, जिसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होने की वजह से आर्बिट्ररीली हमने उसको क्या किया है, जीरो समझ लिया है। मतलब हमें आर्बिट्ररीली पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स करनी पड़ी। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज आर्बिट्ररीली फिक्स इज कॉल्ड एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इस कारण से हमें अपना प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड मिल गया, जिसका इस्तेमाल करके हम बाकी के इलेक्ट्रोड का फिर क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। तो आज पोटेंशियल ऑफ SHE is arbitrarily taken as zero, we will get the example of our primary reference electrode. दूसरा है कि हम SHE को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में। कैसे क्या भाई? अब देखो, हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, लैब में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, लेकिन वहां पे आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करके एंड पॉइंट ढूंढते हो। एंड पॉइंट मतलब ऐसा वॉल्यूम ऑफ बेस जिस वॉल्यूम ऑफ बेस पर एसिड पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब वो इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम एंड पॉइंट टाइट्रेशन से क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इंडिकेटर नहीं है तो हम पीएचोमेट्री का इस्तेमाल करके, पोटेंशियोमेट्री का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, एंड पॉइंट निकाल सकते हैं। अब आपको मालूम है कोई भी इलेक्ट्रोड रहे तो उसका पोटेंशियल कितना डेवलप होगा वो किस पर डिपेंड रहता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन अराउंड दैट इलेक्ट्रोड। अब एसिड सॉल्यूशन हमने जो लिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ तो भी होगा, उस हिसाब से पोटेंशियल डेवलप होगा SHE पर। अब ऊपर से मैं बेस डालूंगा तो धीरे धीरे H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, तो पोटेंशियल भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बढ़ जाएगा। अब इस बार वो SHE नहीं रहा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कुछ तो भी अलग है, 1 मोलार नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा तो SHE भी क्या बन जाएगा, एक सादा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जैसे जैसे मैं बेस डालते जाऊंगा तो H पॉजिटिव आयन की संख्या कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो भी बदलते जाएगा। अब हम नर्स इक्वेशन का इस्तेमाल करके 10 टू द पावर -7 मोलार H पॉजिटिव आयन के लिए कितना पोटेंशियल डेवलप होता है ये निकाल सकते हैं, और उतना पोटेंशियल हमें पोटेंशियोमीटर में दिखाई दिया, मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, एग्जैक्टली न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से हम पोटेंशियोमेट्री का इस्तेमाल करके, पीएचमेट्री का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में टू फाइंड आउट एंड पॉइंट, बराबर है। तीसरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिट है SHE का। अब हम इलेक्ट्रोजेनिक सेल बनाएंगे किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करने के लिए। अब क्या करना पड़ेगा, अगर मैं किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना चाहता हूं तो उसे कपल करना पड़ेगा SHE के साथ, इलेक्ट्रोजेनिक सेल बनानी पड़ेगी। और इलेक्ट्रोजेनिक सेल बनाने के बाद जो इलेक्ट्रोड हमने कपल किया है SHE के साथ उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमें E0 सेल का फार्मूला मालूम है, E0 सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब समझो हमारा कैथोड कौन है, SHE है, तो E0 रिडक्शन ऑफ SHE माइनस E0 रिडक्शन ऑफ कोई तो भी एक इलेक्ट्रोड मटेरियल हमने लिया है, उसका रिडक्शन में जाने का टेंडेंसी कम है हाइड्रोजन से, इसलिए वो एनोड बनेगा और SHE क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। अब हम इन दोनों को कपल करेंगे और कपल करके सेल बनेगी, तो सेल का हम EMF मेजर करेंगे। सेल का EMF मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स है, उसमें से किसी एक का हम इस्तेमाल करके E0 सेल की वैल्यू निकालेंगे। हमें E0 सेल की वैल्यू मिल जाएगी कॉम्पेंसेशन मेथड से, तो x आ गई समझो उसकी वैल्यू, तो E0 सेल हमें मिल गया। अब यहां पे हम SHE का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रखेंगे 0, तो x इक्वल टू 0 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, तो ये तो 0 है भाई, बराबर है, 0 माइनस है मतलब ये माइनस E0 रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल बचेगा। अब बस साइन इधर कर लेना है,
हमें क्या मिल जाएगा, E0 रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। मतलब क्या होगा बच्चों, जो ईएमएफ ऑफ सेल है वही मैग्नीट्यूड है हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जस्ट आपको साइन को इधर उधर करना पड़ेगा। मतलब बिना किसी कैलकुलेशन से जब आप एसएचई को यूज करते हैं एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड, तो हमें ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू मिल गई, मतलब हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की। सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा हमें, साइन जो भी कैलकुलेशन आएगा, ये भी माइनस आता तो ये माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता, बराबर है। तो हमें ईएमएफ ऑफ सेल डायरेक्टली किसकी वैल्यू देता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड। क्यों, क्योंकि एसएचई का पोटेंशियल कितना है, 0। अगर समझो एसएचई हमारा एनोड का रोल प्ले कर रहा है, ये इलेक्ट्रोड मटेरियल है और ये हमारा एसएचई है। अब एसएचई ईएमएफ ऑफ सेल हमने मेजर कर लिया, समझो कि वो कितना आ गया, y। ईएमएफ ऑफ सेल अब की बार समझो y आ गया, E0 रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल माइनस क्या है, ये 0, माइनस 0 है, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल gives us directly the value of standard reduction potential of another electrode। तो इस तरह से HE का पोटेंशियल 0 होने की वजह से हमें दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना बहुत आसान हुआ। ईएमएफ ऑफ सेल जो भी आएगा वही क्या रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड मटेरियल रहेगा। तो वही कैन easily measure the reduction potential of another electrodes which are coupled with SHE because of its 0 potential। तो ये मेरिट्स है बच्चों, मेरिट्स ये 3 ही हैं। अब डीमेरिट्स कौन से हैं, तो डीमेरिट्स जो है बहुत सारे हैं। पहला डीमेरिट क्या है, देखो पहला डीमेरिट ये है कि हाइड्रोजन गैस को प्योर एंड ड्राई स्टेट में हासिल करना बहुत डिफिकल्ट है। हाइड्रोजन गैस को हम तैयार करेंगे, उसको प्यूरिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, और उसको ड्राई बनाना तो और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम हाइड्रोजन का तो क्या होता है, तुरंत एक्सप्लोड होता है। तो बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजिव नेचर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। तो पहला डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर एंड ड्राई H2 गैस। तो हमें ये डिफिकल्ट होगा कि प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस को तैयार करना, क्योंकि हम थोड़ा सा भी वहां पे ध्यान भटकता है तो वो एक्सप्लोड हो सकता है, बड़ा सा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस, ये उसका पहला डिमेरिट है। दूसरा, जब हम हाइड्रोजन गैस को बबल आउट करेंगे प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट के आसपास, तो देखो मैंने ये आउटर जैकेट निकाला था ऐसा, बराबर है, और यहाँ पे इस सॉल्यूशन में ये ग्लास ट्यूब है, और ग्लास ट्यूब के यहाँ पे क्या है, प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट है। जब मैं प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बबल आउट करूंगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इस चेंबर में एक्यूमुलेट होगा, और एक्यूमुलेट होगा तो यहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ेगा। मतलब हम उसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होने की वजह से, एक्यूमुलेट होने की वजह से उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब हमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना ये भी क्या है, डिफिकल्ट है। तो दूसरा ड्रॉबैक, दूसरा डिमेरिट ये है, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये भी एक डिफिकल्टी है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमने मेंटेन नहीं किया तो जाहिर है कि हमारे आंसर जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ मैच नहीं होंगे, डेविएशन आएगा। डेविएशन एसएचई के पोटेंशियल में आएगा तो सारे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में डेविएशन आएगा। तो इस डिफिकल्टी की वजह से हमें मेजरमेंट करने में डिफिकल्टी आएगी। तो पहला डिमेरिट है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस एज इट इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। दूसरा डिमेरिट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तीसरा है, जब हम हाइड्रोजन गैस को बबल्ड आउट करेंगे 1 मोलर HCl सॉल्यूशन से, तो जब एक्सेस ऑफ H2 गैस एस्केप होगा सॉल्यूशन से तो जाते जाते वो अपने साथ वाटर को भी लेके जाएगा। जब हम पानी पर एयर ब्लो करते हैं, गैस ब्लो करते हैं, तो गैस अपने साथ पानी को क्या करता है, इवेपोरेट होके लेके जाता है। अगर यहाँ का पानी कम हुआ, सॉल्वेंट कम होगा, सॉल्वेंट कम होगा तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या होगा रे, बढ़ने लगेगा विथ टाइम।
अगर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार से अगर बढ़ता है तो क्या हमें पोटेंशियल एग्जैक्टली 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब हमारे आंसर में डेविएशन आएगा तो आगे भी वो डेविएशन कैरी फॉरवर्ड होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में भी वैल्यू अलग आएगी। तो when dry hydrogen gas is bubbled through the aqueous solution of HCl, some amount of water get evaporated along with passage of excess of hydrogen. As the quantity of water decreases, concentration of H positive ion in the solution increases, and whenever concentration of H positive ion increases, SHE का पोटेंशियल बदलेगा, और उसका पोटेंशियल बदलेगा तो फिर जिसका पोटेंशियल हम मेजर कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल स्टैंडर्ड वैल्यू से डेविएट हो जाएगा, कुछ अलग मिलेगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, बराबर है। चौथा ड्रॉबैक क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट की जरूरत पड़ती है। तो पहले एक तो प्लैटिनम क्या है भाई? कॉस्टली है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत कॉस्टली होगा हमारे लिए बिकॉज ऑफ प्लैटिनम। चलो हमने प्लैटिनम यूज कर लिया, अब प्लैटिनम हम बड़ा तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, तो हम छोटा सा प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट यूज करेंगे। अब छोटा सा प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट यूज किया, अब उसका सरफेस एरिया बहुत कम, सरफेस एरिया बहुत कम है तो बहुत कम हाइड्रोजन एब्सॉर्ब होगा, और बहुत कम हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में आएगा तो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में अगर डी इलेक्ट्रोनेशन नहीं हुआ तो फिर सिग्निफिकेंट पोटेंशियल भी डेवलप नहीं होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन नल इलेक्ट्रोड क्या है? बराबर रहेगा। तो हमें वहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डेवलप होने देना है। इसका मतलब H2 गैस ज्यादा एडसॉर्ब होना चाहिए, लेकिन प्लैटिनम प्लेट तो छोटी है क्योंकि वो कॉस्टली है इसलिए। अब छोटी प्लैटिनम प्लेट को लेकर ही हमें काम चलाना है तो हमें प्लैटिनम प्लेट का सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें मालूम है जब हम किसी वॉल को रफ बनाते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है, वैसे हम प्लैटिनम प्लेट का भी सरफेस रफ बनाएंगे बाय कोटिंग इट विथ प्लैटिनम ब्लैक। लेकिन अब प्लैटिनम ब्लैक को कोट कर करके हम एरिया को कितना बढ़ाएंगे? सरफेस एरिया दुगुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 10 गुना होगा, लेकिन बहुत ज्यादा तो बड़ा नहीं होगा क्योंकि वो कॉस्टली है, तो छोटा सा ही प्लेट यूज करेंगे। तो इसलिए प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट को बनाना भी एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ऑब्टेन प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट, आइडियल प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट। तो हमें आइडियल प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट को तैयार करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, बराबर है। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स परस्यू होते हैं तो जाहिर है कि SHE का पोटेंशियल भी कुछ तो भी अलग ही डेवलप होगा, और इसकी वजह से SHE का पोटेंशियल कुछ अलग हो गया तो हमारे इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल स्टैंडर्ड वैल्यू से डेविएट हो जाएगा। तो इन सारे डीमेरिट्स की वजह से हमें SHE को यूज करना क्या होगा? डिफिकल्ट पाया जाएगा, और SHE का यूज करना, इस्तेमाल करना डिफिकल्ट होगा तो फिर हमारे लिए क्या होगा? ये प्रॉब्लमेटिक होगा। सेकेंडली, अगर हमारा हाइड्रोजन गैस प्योर एंड ड्राई नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज है, तो इंप्यूरिटीज अगर उसमें है तो प्लैटिनम प्लेट को क्या कर सकते हैं? इनएक्टिव बना सकते हैं, पॉइजन कर सकते हैं। तो इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन गैस में पॉइजन द कैटलिस्ट एंड प्लैटिनम प्लेट में बिकम इनएक्टिव। अगर प्लैटिनम प्लेट इनएक्टिव हो गई तो सत्यानाश हो गया क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा। तो इन सारे ड्रॉबैक की वजह से हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना क्या होगा? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और यूज करेंगे भी तो पर्सन बदल गया SHE का इस्तेमाल करने वाला, तो गलतियां भी अलग अलग होंगी। 2 इंसान की गलतियां अलग अलग, तो 2 इंसान का रीडिंग अलग अलग, तो फिर रीडिंग अलग अलग आया तो वैल्यूज रिप्रोड्यूसिबल नहीं होगी। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज SHE बिकॉज इट्स वैल्यूज आर नॉट इजिली रिप्रोड्यूसिबल, और इस कारण के चलते SHE का यूज करना हमारे लिए आसान नहीं है। तो इतने सारे ड्रॉबैक है बच्चों। आशा करता हूं कि आपको सारे ड्रॉबैक समझ में आए होंगे। मैंने जितना हो सकता था उतना प्रयास किया है अच्छे से समझाने के लिए। अब आपका काम बनता है कि आप मेरे वीडियोस मन से देख लीजिएगा, मतलब मन लगाकर देख लीजिएगा।